सेवा पूर्व सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रशिक्षण सत्र का टॉपिक है कर्नाटक युद्ध एवं डुप्ले की नीति। प्रशिक्षण सत्र के आज के टॉपिक पर चर्चा करने के उपरांत जो अधिगम प्रतिफल प्राप्त होंगे वे इस प्रकार हैं। सभी प्रशिक्षु प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के विषय में जान सकेंगे। तत्कालीन हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के बारे में जान सकेंगे। प्रशिक्षु तीनों कर्नाटक युद्ध के विषय में विस्तार से जान सकेंगे। सभी प्रशिक्षु तत्कालीन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियों से अवगत हो सकेंगे और सभी प्रशिक्षु तत्कालीन भारत में अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति के कारणों के विषय में विस्तार से जान सकेंगे। अब हम प्रशिक्षण सत्र के आज के टॉपिक कर्नाटक युद्ध और डुप्ले की नीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना के दौरान इनमें व्यापार एवं प्रभाव क्षेत्र को लेकर आपस में कई बार संघर्ष हुआ। इन संघर्षों में अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के बीच चलने वाला लगभग 20 वर्षीय संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं युद्धों के परिप्रेक्ष्य में हम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले की नीति का भी अवलोकन करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच होने वाले युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग थे, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य भारत में मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए, जिन्हें क्रमशः प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत किस प्रकार हुई, इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थीं तथा इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब की भूमिका क्या थी। सन 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चलने वाला कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ही एक विस्तार मात्र था। चूंकि यूरोप के इस युद्ध में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी आमने सामने थे, परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी। युद्ध की शुरुआत सन 1746 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से हुई। अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया, जिसके पश्चात पांडिचेरी के तत्कालीन फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने मॉरीशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्डिने से सहायता लेकर मद्रास पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगी। नवाब ने फ्रांसीसियों से मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा, जिस पर डुप्ले ने मद्रास को अंग्रेजों से लेकर नवाब को देने की बात कहकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। सेंट थोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के ही अंतर्गत होने वाला एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जो फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन के बीच सन 1748 ईस्वी में हुआ। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि डुप्ले ने मद्रास को अंग्रेजों से लेकर नवाब को देने की बात कही थी, किंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया, जिस पर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन नाराज हो गया और उसने सेनापति महफूज खां के नेतृत्व में अपनी 10,000 सेना को फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजा। फ्रांसीसियों की तरफ से इस युद्ध में लगभग 1,000 सैनिकों का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया था। इस युद्ध में नवाब की सेना पराजित हुई, जिसका कारण फ्रांसीसियों की अनुशासित सेना और उनका तोपखाना था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच चलने वाला प्रथम कर्नाटक का युद्ध जिस संधि से समाप्त हुआ, उसे एक्स-ला-शापेल की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि यूरोप में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ। जैसा कि बताया जा चुका है कि
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण ही भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध शुरू हो गया था, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। और अब जब यूरोप में एक्सला-सापेल की संधि हो गई तो भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हो गया। इस संधि से मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल गया तथा अमेरिका में लुईबर्ग नामक स्थान फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि सन 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला था, के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से उन घटनाओं एवं परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। अगर हम तात्कालीन समय की बात करें तो इस समय हैदराबाद एवं कर्नाटक दोनों ही जगहों पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। सन 1748 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद निजाम के पुत्र नासिर जंग और उसके भांजे मुजफ्फर जंग के बीच हैदराबाद की गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चांदा साहब के बीच विवाद बढ़ गया था। ऐसे में डुप्ले ने राजनीतिक लाभ लेने की भावना से मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए सैनिक सहायता देने की पेशकश की, जिसके परिणाम स्वरूप अंबर का युद्ध हुआ। सन 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग और चांदा साहब की सेनाओं ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण करके नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। नवाब का पुत्र मुहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया, जिसके बाद चांदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाकर कर्नाटक पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों को उनकी सहायता करने के लिए पांडिचेरी के पास 80 गांवों को अनुदान में दिया। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेजों ने निजाम पद के लिए दूसरे दावेदार नासिर जंग को सहायता देने का निर्णय लिया। अंग्रेजों की सहायता से नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर जिंजी नदी के तट पर मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी संयुक्त सेना को हरा दिया, किंतु स्वयं की सेना में हुए विद्रोह के कारण नासिर जंग मारा गया, जिसके तुरंत बाद डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। इसके बदले मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए तथा डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ 1 लाख रुपए वार्षिक जागीर भेंट की। त्रिचनापल्ली में चांदा साहब के घेरे से कर्नाटक के पूर्व नवाब अनवरुद्दीन के पुत्र मुहम्मद अली को निकालने के लिए अंग्रेजों ने सन 1752 ईस्वी में अपने एक क्लर्क क्लाइव के सुझाव पर चांदा साहब की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए चांदा साहब त्रिचनापल्ली का घेरा उठाकर अर्काट भागे, किंतु तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। सन 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू ने 1755 ईस्वी में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों द्वारा दी गई समस्त उपाधियों का त्याग किया, साथ ही भारतीय नरेशों के आपसी विवादों में हस्तक्षेप न करना भी स्वीकार किया। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। इस प्रकार पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अब हम तीसरे कर्नाटक युद्ध, जो कि सन 1756 ईस्वी से सन 1763 ईस्वी तक चला था, के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था तथा इस युद्ध काल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, किंतु पांडिचेरी की संधि पर
अभी दोनों देशों की सरकारों ने अनुसमर्थन भी नहीं दिया था कि इसी बीच यूरोप में सन 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसी पुनः एक दूसरे के विरोध में आ गए, जिससे भारत में भी ये एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध की वास्तविक शुरुआत तब हुई जब सन 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र का सैनिक एवं असैनिक अधिकारी नियुक्त किया। लाली ने सन 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया तथा मद्रास को घेर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी में हुआ वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। सन 1761 ईस्वी तक अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया तथा एक वर्ष के अंदर फ्रांसीसी भारत में अपने समस्त भूभाग खो बैठे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य चलने वाला तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। सन 1763 ईस्वी की पेरिस संधि से यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ। इस संधि से ही भारत में फ्रांसीसियों के सभी कारखाने उन्हें वापस कर दिए गए, किंतु शर्त यह रखी गई थी कि न तो इन कारखानों की किलेबंदी होगी और न ही सैन्यीकरण। इस प्रकार इस संधि के बाद भारत में फ्रांसीसी अब केवल व्यापारी बनकर ही रह गए, जबकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रभाव बनाने में सफल रही, जिसकी अंतिम परिणति उनके द्वारा भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के रूप में हुई। कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करने के उपरांत अब हम भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियों पर चर्चा करेंगे। डुप्ले एक कुशल कूटनीतिक, दूरदर्शी, कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ साथ एक त्वरित निर्णयकर्ता भी था। भारत के अंदर सत्ता एवं प्रभाव स्थापित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य चलने वाले संघर्ष के संदर्भ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। डुप्ले भारत में अंग्रेजों की स्थिति कमजोर करने के लिए ही मद्रास से उन्हें हटाना चाहता था, जिसके लिए उसने मद्रास पर घेरा डाला और जब कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से यह घेरा हटाने को कहा तो उसने नवाब को यह झांसा दिया कि वह मद्रास को जीतकर नवाब को दे देगा, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सेंट थोमे का युद्ध हुआ, जिसमें डुप्ले ने अपनी कुशल कूटनीति से नवाब को पराजित किया। इसी प्रकार उसने अपनी सूझ और उचित कूटनीति से दक्कन तथा कर्नाटक में चल रहे उत्तराधिकार के युद्ध में अपने ही समर्थकों क्रमशः मुजफ्फरजंग और चंदा साहब को गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त की। त्रिचनापल्ली में मिली हार से उसे पद से हटा दिया गया, किंतु अगर डुप्ले कुछ और वर्षों तक फ्रांसीसी गवर्नर रहता तो निश्चित रूप से भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति बेहतर होती। प्रशिक्षण सत्र के आज के टॉपिक को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए एक्टिविटी भी कराई जा सकती है। इसके लिए क्लास के बच्चों को दो अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेना के वेशभूषा में आमने सामने खड़ा करेंगे। साथ ही कर्नाटक युद्ध के महत्वपूर्ण पात्रों का मुखौटा पहनाकर उन्हें अभिनय करने को कहेंगे। इस गतिविधि से विषय रोचक के साथ साथ प्रभावी भी होगा। इसके साथ ही मेरा आज का प्रशिक्षण सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि इस सत्र में आप सबने कर्नाटक युद्ध और डुप्ले की नीति को अच्छी तरह से सुना एवं समझा होगा। धन्यवाद।